तो दोस्तों कल से क्लास को मैं कंटिन्यू करता हूं। देखो कल मैंने आपको क्या बताया था कि मैंने कुछ फॉलिकल्स बनाई थी और मैंने ये बोला था कि हार्मोन रिलीज कर रही है ये, ठीक है। वही से बात को फिर से कनेक्ट करता हूं आपको, एक बार देखना, ध्यान से सुनना। मैं ये स्ट्रक्चर बना लेता हूं, इस स्ट्रक्चर को मैं नाम दे देता हूं कि ये क्या है, थायराइड ग्लैंड है। और मैंने आपको बताया था ग्लैंड किसकी बनी होती है, ऑर्गन्स की। ऑर्गन्स किसके बने होते हैं, टिश्यूज के। टिश्यूज किसके बने होते हैं, कोशिकाओं के। और बॉडी की एक एक कोशिका को ब्लड की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि ब्लड उसको क्या देता है, न्यूट्रिशन भी देता है और उसको ऑक्सीजन भी देता है, जिससे कोशिकाएं क्या करती हैं, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करती हैं और एटीपी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो मैं ये मान रहा हूं कि ये लो, ये नलिका आई है इसको ब्लड देने के लिए। किसको ब्लड देने के लिए, एक एक कोशिका को, थायराइड ग्लैंड की एक एक कोशिका को ब्लड देने के लिए आई है। और फिर उसके बाद में ये वाली जो नलिका है ये यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर निकल गई है और कहां तक चली गई है, ये हार्ट तक चली गई है, ठीक है। तो ये जा रही है, इस नलिका को मैं वेन बोल देता हूं, जो आई थी उसका नाम मैं आर्टरी लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब मैंने यहां पर आपको बताया था कि यहां कुछ फॉलिकल्स हैं, ठीक है, ये फॉलिकल्स हैं, थायराइड ग्लैंड में फॉलिकल है, इसका मतलब इन फॉलिकल का नाम क्या आ जाएगा, थायराइड फॉलिकल। सिंपल सी बात है। अब थायराइड ग्लैंड की फॉलिकल है तो कौन सा हार्मोन बनाएंगी, थायराइड हार्मोन बनाएंगी। और कौन सा हार्मोन बनाएंगी, ठीक है, थायराइड हार्मोन बना दिया। अब देखो मैं ये कह रहा हूं कि ये फॉलिकल थायराइड हार्मोन को रिलीज करेंगे यहां, और इस वाले एरिया को, मतलब मैं पूरा एरिया नहीं बता रहा हूं, ये कोशिकाओं का बना हुआ है ये ऑर्गन, तो मैं ये बोल रहा हूं कि इन कोशिकाओं के बीच में कुछ स्पेस तो होता ही है। उस स्पेस को मैंने इंटरस्टिशियल स्पेस बोला था, और मैंने ये कहा था कि इस स्पेस के अंदर, इस स्पेस के अंदर एक द्रव भरा हुआ है, उस द्रव का नाम है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जो द्रव भरा हुआ है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब वो देखो फ्लूइड आया कहां से है, एक बात सुनो, ये आर्टरी है, आर्टरी के अंदर बीपी क्या होता है, बीपी ब्लड प्रेशर ज्यादा ही तो होता है। तो इस आर्टरी में जब बीपी ज्यादा था और ये ब्लड यहाँ पर आया, तो यहां से कुछ प्लाज्मा लिक्विड पोर्शन, ब्लड का कुछ लिक्विड पोर्शन कहां, कोशिकाओं के इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर निकल कर आ गया, और उसी को मैंने क्या बोल दिया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोल दिया। अरे अलग से मैंने तो नहीं डाला है ना पानी, ये लो कोशिकाओं के ऊपर पानी डाल देता हूँ, वो सब्जी वाले डालते हैं ना सब्जियों पर पानी, मैंने तो नहीं डाला है ना, तो अंदर से ही कहीं से आया होगा। तो अंदर से कहां से आया है, देखो आर्टरी लेके आई है, प्रेशर ज्यादा था, निकल गया थोड़ा बहुत पानी, क्या हो गया। अब देखो ये जो हार्मोन सीक्रेट हुआ है, कौन सा हार्मोन, ये वाला हार्मोन। इसके अलावा ये जो फॉलिकल मैंने बनाई है, ये फॉलिकल भी तो कोशिकाओं की बनी होगी, तो ये कोशिकाएं क्या मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं करती है क्या, बिल्कुल करती हैं। तो ये कोशिकाएं क्या CO2 प्रोड्यूस नहीं करती हैं क्या, बोले CO2 प्रोड्यूस करती हैं। तो ये अल्टीमेटली कहां पर आ जाएंगे, ब्लड वेसल में आ जाएंगे, है ना। ये हार्मोन प्लस CO2 और कुछ और भी चीजें हो सकती हैं, वो कहां पर आ जाएगी, ब्लड में आ जाती है। अब सवाल सुनो, मेरा सवाल ये है कि ऐसा बताओ हमें, ये जो हार्मोन है इसको आपने इस नलिका में बताया, मतलब आप बोल रहे हो कि ये हार्मोन वेन वाले ब्लड में जाएगा, आर्टरी वाले ब्लड में नहीं जाएगा क्या। बोले देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर्टरी वाले ब्लड में अगर मैं इसको भेज भी देता हूं तो ऑर्गन तो यही है, एक ही तो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड। इससे जो अल्टीमेटली निकलना होगा ब्लड आर्टरी वाला, वो भी तो कहां पर आ रहा है, वेन में ही तो आना है। ऐसा तो नहीं ना कि वेन इस ब्लड को इस डायरेक्शन में लेके आई थी तो वापस भी लेके जा सकती है, वापस नहीं लेके जा सकती, सिर्फ दे सकती है, लेके जाने का काम वेन का ही है। तो यहां पर अगर हार्मोन मैं ये लो कर देता हूं, ये आ गया हार्मोन, मैंने कर भी दिया, तो भी ये आना तो इसी नलिका में है ना, इधर ही। तो जो हार्मोन है वो किसके अंदर आ जाते हैं, अल्टीमेटली वेन के अंदर आ जाते हैं, और फिर वेन
उसको, उस ब्लड को, हार्मोन वाले ब्लड को कहाँ तक पहुंचाएगी, हार्ट तक पहुंचाएगी, और फिर हार्ट उसको वापस से पंप करेगा कहाँ पर, शरीर के सभी ऑर्गन में पंप कर सकता है वो तो आराम से, उसके पास तो कैपेसिटी है। तो इसीलिए तो मैंने बताया था आपको कि हार्मोन जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट जरूर होते हैं, लेकिन काम कहाँ करते हैं, काम सिर्फ वही करते हैं जहां उनके टारगेट ऑर्गन होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हार्ट तक आ गया तो चीज जानी है पूरी बॉडी के अंदर। हार्मोन कैसे सर्कुलेट हो रहे हैं ये बात आपको मैंने कल भी बताई थी, एक बार मैंने और क्लियर कर दिया है आपको। अच्छा, एक चीज और भी सुन लो, एक नाम सुना होगा आपने, लिम्फेटिक, लिम्फेटिक डक्ट। यही कहीं लिम्फेटिक डक्ट भी प्रेजेंट होती हैं। तो ये लिम्फेटिक डक्ट भी किसको लेके जा सकती हैं, हार्मोन को सप्लाई कर सकती हैं, कहां तक, हार्ट तक, हार्ट तक ही करेंगी। लिम्फ जो डक्ट होती है वो भी अल्टीमेटली आनी कहां पर है, हार्ट में ही आनी। वेन भी कहां पर आनी है, हार्ट में ही आनी है। तो भैया ऐसा है कि लिम्फेटिक जो डक्ट है, लिम्फ वेसल्स जो है वो भी हार्मोन का ट्रांसपोर्ट कर सकती है थोड़ी बहुत मात्रा में, बाकी वेन तो कर ही रही है पूरी बॉडी तक, पूरी बॉडी में हार्मोन जाएगा। तो यहां तक आपको चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। देखो यार, आपकी एनसीईआरटी जो है उसमें एक पहला फर्स्ट पैराग्राफ जहां चैप्टर स्टार्ट होता है ना, वही पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें कुछ बातें लिखी हुई है, वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो, मेरे पास एक तो है नर्व सिस्टम, क्या है मेरे पास, एक मेरे पास है नर्व सिस्टम, बताऊंगा क्या है। एक है मेरे पास एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, दो सिस्टम है मेरे पास। ये वाला जो चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है, एंडोक्राइन सिस्टम का ही चैप्टर है। नर्वस सिस्टम जो है वो किससे रिलेटेड है, न्यूरॉन से, तंत्रिकाओं से, तंत्रिका कह सकता हूं मैं इनको हिंदी में, तंत्रिका, तंत्र किससे रिलेटेड है, तंत्रिकाओं से। तंत्रिका क्या है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका। एंडोक्राइन सिस्टम किससे रिलेटेड है, केमिकल से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, केमिकल। केमिकल, मेन केमिकल कौन सा, हार्मोन और एंजाइम, दो केमिकल हो सकते हैं, ठीक है। अब इधर देखो, ये जो तंत्रिका तंत्र है ये दोस्तों काम कैसे करता है, बिजली की तरह काम करता है, बिजली की तरह काम करता है। इसका मतलब इसकी प्रोसेस, जो भी प्रोसेस होगी वो कैसी प्रोसेस होगी, फास्ट प्रोसेस होगी। इसकी प्रोसेस कैसी होगी, स्लो प्रोसेस होगी। अब मैं आपको समझाता हूं, एक तो होता है बिजली की तरह काम करना, बिजली की तरह काम करना मतलब जो नर्व जो सेल है उसमें कंडक्टिविटी पाई जाती है, तो वो क्या करती है, बिजली की तरह सूचना जंप कर करके चली जाती है, टाइम नहीं लगता, टाइम नहीं लगता, कम टाइम में। फास्ट प्रोसेस हो रही है इसका मतलब कम ही टाइम लगा है, स्लो प्रोसेस हो रही है इसका मतलब ज्यादा ही टाइम लगा है। ये वाली जो चीज है इसमें कम टाइम लगा है और ये थोड़े से टाइम के लिए रहती है, उसके बाद में खत्म, थोड़े से टाइम के लिए सूचना पहुंची, आई गई, बस इतना काम खत्म। ये थोड़ा सा टाइम लेगी, तो मैं इसमें लिख सकता हूं कि ये वाला जो है ये प्रोसेस कैसी होती है, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट रैपिड, रैपिड का मतलब होता है फास्ट, बहुत जल्दी, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन करता है। ये क्या है, स्लो है। और क्या कह सकता हूं मैं, देखो स्मॉल टाइम पीरियड तक इफेक्टेड, ये क्या है, थोड़ा सा लो, तुलना में, कंपैरिजन में, लॉन्ग टाइम के लिए इफेक्टेड हो सकती है, ठीक है ना। कैसे, देखो केमिकल को सीक्रेट करने में टाइम लगेगा पहली बात तो, फिर उसके बाद में उसको पहुंचाने में टाइम लगेगा टारगेट ऑर्गन तक, फिर टारगेट ऑर्गन में उसने काम कर लिया, फिर उसको वापस खत्म होने में भी क्या लगेगा, टाइम लगेगा। इधर क्या है, बिजली की तरह इंफॉर्मेशन गई, बिजली की तरह इंफॉर्मेशन आ गई, तो रैपिड पॉइंट टू पॉइंट क्या हुआ है, कोऑर्डिनेशन हुआ है,
बहुत कम टाइम में खत्म ही हो गया। इधर क्या है, टाइम लगेगा थोड़ा सा, इसकी कंपैरिजन में क्या करेगा, टाइम लगेगा। तो ये आपके एनसीईआरटी की कुछ लाइनें थी, आपको पता होनी चाहिए। चलो अब अपने मेन टॉपिक पर आ जाते हैं अपन, क्या, हार्मोन और एंजाइम में, जो कि मैंने आप बताया था आपको कल कि मैं कल आपको इनके बारे में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले यार जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर भी कर दो, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट करो अभी। और देखो एक चीज और बता देता हूं आपको, जैसे मैं आपकी क्लासेस लेता हूं, हो सकता है कि मैं किसी क्लासेस में कोई चीज ऐसी बोल दूं जो आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट कर दिया करो, कमेंट के अंदर मैं पढ़ दूंगा और आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। लेकिन आप लिखना जरूर, कमेंट करना जरूर, ठीक है। तो अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। एक साइड में ले लेता हूं कौन, हार्मोन, और एक साइड में ले लेता हूं एंजाइम, ठीक है। पहली बात तो सुनो कि एंजाइम का केमिकल नेचर क्या होता है और हार्मोन का केमिकल नेचर क्या होता है। तो एक स्टेटमेंट है कि ऑलमोस्ट जो लगभग सारे एंजाइम्स हैं वो किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ आरएनए के भी बने हो सकते हैं, राइबोजाइम जैसे, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं, अपवाद सब। बाकी ऑलमोस्ट किससे बने हैं, प्रोटीन से बने हुए हैं। लेकिन यहां पर हार्मोन किस किस के बने हो सकते हैं, प्रोटीन के बने हो सकते हैं, स्टेरॉइड्स के बने हो सकते हैं, एमिनो एसिड्स के डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। देखो डेरिवेटिव्स वर्ड जो है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि कोई एक केमिकल है वो कितने सारे टाइप के केमिकल बना सकता है, उसको उसका डेरिवेटिव्स बोलते हैं। तो बहुत सारे जो हार्मोन है वो एमिनो एसिड से भी बने हो सकते हैं, बहुत सारे हार्मोन जो है वो स्टेरॉइड के बने हो सकते हैं, प्रोटीन के भी बने हो सकते हैं। लेकिन एंजाइम क्या है, प्रोटीन का ही बना होगा। अपवाद स्वरूप, अपवाद लिख सकता हूं मैं कोई अपवाद स्वरूप, राइबोजाइम, ये किसका बना होता है, आरएनए का बना होता है। बाकी प्रोटीन के ही बने होते हैं लगभग सारे, ठीक है। एक पॉइंट क्लियर हुआ आपको। दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट क्या होगा, मैं हार्मोन को केमिकल, हार्मोन को मैं इंटर सेलुलर केमिकल मैसेंजर कहता हूं, और इनको मैं क्या कहता हूं, बायो कैटालिस्ट। इसका मतलब समझो, देखो हार्मोन जो है वो क्या कर रहा है, केमिकल है, और कोशिकाओं को मैसेज दे रहा है कुछ भी काम करने के लिए, इसलिए मैंने इसको केमिकल मैसेंजर बोल दिया। इंटरसेलुलर कैसे बोला मैंने इसको, देखो इंटरसेलुलर मैंने इसको इसलिए बोला, एक वर्ड होता है इंटर और एक वर्ड होता है इंट्रा, ठीक है। इंटर का मतलब होता है दो कोशिकाओं के बीच में संबंध स्थापित होना, ये कोशिका अलग है, ये कोशिका अपने आप में बहुत अलग है, ठीक है। या मैं ऐसे कह सकता हूं इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर का मतलब होता है एक ही कोशिका है और उसके अंदर, अरे इसको आप ऐसे रिलेट कर लो ना, जैसे एक तो होती है इंटरकास्ट मैरिज और एक होती है इंट्राकास्ट मैरिज। इंट्राकास्ट में क्या हो जाएगा, गुज्जर गुज्जर शादी करेंगे या बढ़िया बढ़िया शादी कर लेंगे या जाट जाट शादी कर लेंगे, वो इंट्रा कास्ट मैरिज हो गई, ठीक है, एक ही कास्ट में मैरिज कर रहे हैं। इंटर कास्ट मैरिज में क्या हो जाएगा, गुज्जर जाट से कर लेगा या जाट ब्राह्मण से कर लेगा, तो एक कास्ट का इंसान दूसरे कास्ट के इंसान से शादी कर रहा है, इसका मतलब वो क्या हो गया, इंटर कास्ट हो गया। हार्मोन को मैंने आपको बताया था, इसका एक खेल है क्या, कि ये जिस जगह पर सीक्रेट होते हैं ना उस जगह पर कर सकते हैं, लेकिन मेनली ऐसा करते नहीं है, ये चलकर ब्लड के थ्रू दूसरे टारगेट ऑर्गन तक जाते हैं और वहां जाके काम करते हैं। तो इसका मतलब एक ऑर्गन की कोशिका और दूसरे ऑर्गन तक पहुंचकर इन दोनों के बीच में ये क्या करवा रहा है, कोऑर्डिनेशन करवा रहा है या इनको मैसेजेस दे रहा है कुछ काम करने के लिए,
तो मैंने इसलिए इनको क्या बोल दिया, इंटरसेलुलर मैसेंजर बोल दिया आपके एनसीईआरटी की लाइन। ठीक है, अब देखो लास्ट में आपका जो हार्मोन है उसकी मैकेनिज्म भी आएगी, उसमें मैं आपको अलग चीज बताऊंगा, वहां पर मैं आपको रिसेप्टर्स के बारे में बताऊंगा, तो कंफ्यूज मत होना कहीं मेरे पास आ जाओ सर आपने तो इंटरसेलुलर बताया था, यहाँ तो आप इंट्रासेलुलर भी बता रहे हो, वहां मैं इंट्रासेलुलर आपको रिसेप्टर बताऊंगा, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो हार्मोन इंटरसेलुलर केमिकल मैसेंजर है। बायोकैटलिस्ट का क्या खेल है, देखो बायोकैटलिस्ट, बायो वर्ड बोले तो जीवों के शरीर की बात हो रही है, कैटालिस्ट का मतलब होता है उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उनमें पार्टिसिपेट करने वाला कोई केमिकल है। ठीक है, ये वाली चीज अपन बायोमोलिक्यूल में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। यहां तक आपको समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो एक बात और लिख देता हूं, ये लेस या मैं कह सकता हूं ट्रेस अमाउंट में रिलीज बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में, बहुत सूक्ष्म मात्रा में रिलीज होता है। ये थोड़ा क्या है कंपैरिजन में मोर अमाउंट, इनकी ज्यादा अमाउंट हो सकती है इनकी कंपैरिजन में। ठीक है, अब इसका एक कारण है, क्या कारण है वो मैं आपको बताऊंगा, एक बार आप ये स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो देखो सिग्नल एम्प्लीफिकेशन क्या होता है मैं अभी बताऊंगा आपको। मैंने ये कहा है आपसे कि हार्मोन जो है वो कितने अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में रिलीज होते हैं और ये क्या करते हैं, सिग्नल एम्प्लीफाई करते हैं। देखो जहां पर भी आपको एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफायर, एम्प्लीफाई ये वर्ड सुनने को मिल जाए ना, इसका मतलब आप समझ जाना कि कोई चीज है जिसको बहुत ज्यादा लाउड किया जा रहा है या जोर से किया जा रहा है या बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, सिग्नल एम्प्लीफाई नाम लिख रहा हूं। हार्मोन के मॉलिक्यूल के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो अपने सिग्नल को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है, सिंगल मॉलिक्यूल भी। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक एग्जांपल देता हूं, एक मॉलिक्यूल ऑफ एड्रीनेलिन किसी कोशिका, किसी कोशिका से इतना ग्लूकोज रिलीज करवा सकता है। समझ में आई क्या आपको बात है? एक बात बताओ, एड्रीनेलिन नोर एड्रीनेलिन हार्मोन की बात सुनी है कि नहीं सुनी है? कब सीक्रेट होते हैं? आपातकालीन स्थिति में। आपातकालीन स्थिति बोले तो लड़ना है, फाइट करना है, फ्लाइट करना है, भाग जाना है, डर लग रहा है, ऐसी कंडीशन में आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए कम एनर्जी चाहिए, मुझे ये बताओ। ज्यादा चाहिए तो आपको ग्लूकोज भी क्या चाहिए, ज्यादा ही चाहिए। तो ये हार्मोन यही तो काम कर रहा है, और क्या काम करेगा, समझ रहे हो बात? तो देखो थोड़ा सा अमाउंट भी कितना बड़ा काम कर सकता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। इधर देखो एंजाइम की साइड, मैं फिर से लिख देता हूं इसको, इस साइड मैंने क्या लिया था, हार्मोन लिया था, और इस साइड मैंने क्या लिया है, एंजाइम लिया है। ठीक है, हार्मोन जो होते हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, लो होता है। इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? इसको नोट कर लो जल्दी से। तो चलो दोस्तों कंटिन्यू करता हूं मैं, अब मैं फिर से बना लेता हूं, एक साइड हार्मोन बना लेता हूं, एक साइड क्या बना लेता हूं, एंजाइम बना लेता हूं। देखो हार्मोन क्या है, एंजाइम क्या है, फिर से कंटिन्यू करते हैं। देखो हार्मोन जो है, हॉर्मोन्स को टारगेट ऑर्गन तक ब्लड द्वारा पहुंचाया
जाता है, देन ये अपना क्या करते हैं, काम शुरू करते हैं। एंजाइम देखो क्या होगा, जिस ऑर्गन में रिलीज होता है, मोस्टली, दोस्तों मोस्टली बोल रहा हूं, मोस्टली वही अपना काम करता है। ठीक है, वही अपना काम कर देता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, पेंक्रियाटिक एंजाइम। पेंक्रियाज किससे रिलेटेड संरचना है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड संरचना है। तो ये एंजाइम किस में आ जाते हैं, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन किससे रिलेटेड संरचना है, डाइजेस्टिव सिस्टम से। इंटेस्टाइन में आकर फंक्शन कर लेते हैं। तो लगभग लगभग डाइजेस्टिव सिस्टम में ही काम कर रहे हैं सारी चीज। सीक्रेट भी यही हो रहा है, काम भी यही कर रहा है। ये टारगेट ऑर्गन तक जाना पड़ेगा, दूर तक जाना पड़ेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड का, टेस्टिस, ओवरी का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, लेकिन होता है ऐसा, बताऊंगा अभी मैं आपको आगे। तो एक ये वाला डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। और देख लो, और भी देख सकते हैं अपन बहुत सारे डिफरेंस, और भी डिफरेंस देख सकते हैं। क्या देखेंगे, देखो हार्मोन जो होते हैं वो नॉन न्यूट्रिएशनल होते हैं। नॉन न्यूट्रिशनल हिंदी में बोले तो अपोषक, शरीर को पोषण प्रदान नहीं करते हैं। ठीक है ना, बाकी कुछ भी एक्टिविटी करते हो लेकिन इनसे हमें पोषण तो नहीं मिलता है। एंजाइम देखो, एंजाइम फिर भी हमें क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इनडायरेक्टली डायरेक्टली न्यूट्रिशन से संबंधित हो सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर आप उसको ब्रेक डाउन नहीं करोगे तो आपको एटीपी मिलेगी कहाँ से, आपको न्यूट्रिशन मिलेगा कहाँ से। तो एंजाइम हेल्प तो कर रहे हैं ना उस फूड का ब्रेक डाउन करने में। तो ये थोड़ा बहुत रिलेटेड है किससे, न्यूट्रिशन से। इसके अलावा और क्या याद रखना है आपको, इसमें एक पॉइंट तो ये याद रखना है, हाँ एक चीज और भी याद रखना है आपको। अगर हार्मोन हार्मोन जिस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं उसमें कंप्लीटली यूज कर लिए जाते हैं। एक दाना भी नहीं बचता है हार्मोन का पूरा हार्मोन यूज कर लिया जाएगा। और इनका रीयूज नहीं हो सकता, कांट रीयूज। ये रेड फ्लैग है, इंस्टाग्राम वाला रेड फ्लैग, ये रीयूज नहीं हो सकता। इधर क्या है, इधर देखो बायोमोलिक्यूल पढ़ाऊंगा ना मैं आपको, तब मैं आपको बताऊंगा कि एंजाइम जुड़ा है किससे, सबस्ट्रेट से, ईएस कॉम्प्लेक्स बना है और इसने इस क्रिया के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, कोई पार्टिसिपेट नहीं किया। कैसे, बोले देखो ये एकदम फ्री हो गया और बदले में इसने प्रोडक्ट दे दिया और इसका मैं क्या कर सकता हूं, रीयूज कर सकता हूं। नेक्स्ट मैकेनिज्म या रिएक्शन के अंदर ये फिर से तैयार हो जाएगा काम करने के लिए, तो मैं इसका रीयूज कर सकता हूं, इसका रीयूज नहीं कर सकता हूं। अब हार्मोन से रिलेटेड मैं कुछ चीजें और भी बता देता हूं आपको। एक है दोस्तों हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स और एक है हमारे पास वर्टिब्रेट्स। एक बात बताओ, इन दोनों में हायर एनिमल कौन है और लोअर एनिमल कौन है। हायर का मतलब डेवलप्ड है, जो विकसित है। लोअर का मतलब है जो थोड़े अविकसित है। तो इनमें से कौन से ज्यादा विकसित है, कौन से कम विकसित है, तो कम विकसित इनवर्टिब्रेट है। तो इसका मतलब इनका एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, कम विकसित। तो हॉर्मोन्स भी क्या होंगे इनके पास, कम ही होंगे फिर।
देखो दोस्तों, मैं ये नीचे की तरफ एरो लगाता ना, उसका मतलब मैं डिक्रीज करता हूँ, कम करता हूँ। अगर मैं ऊपर एरो लगाता हूँ, इसका मतलब मैं इंक्रीज करता हूँ। ठीक है, वर्टिब्रेस क्या है? विकसित है। विकसित है तो डेवलप्ड, डेवलप्ड एंडोक्राइन सिस्टम खूब अच्छा तगड़ा है। तो हॉर्मोन्स भी क्या है इनके पास? खूब है, कोई कमी नहीं है हॉर्मोन्स की। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको और भी याद रख लेने हैं। तो दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट जरूर डालो। यहाँ पर अभी कमेंट करो, अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो कमेंट लिखो और मैं नेक्स्ट क्लास में आपके सारे जवाब दे दूंगा। ठीक है ना? लेकिन आप लिखोगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया है, कितना नहीं समझ में आया है। ठीक है, तो दोस्तों बाय करो, अभी कल मिलते हैं।